हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत विज्ञान जो चैप्टर है साइंस, उसका चैप्टर जो है एक्सरसाइज माने चैप्टर 12 विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और यह इलेक्ट्रिसिटी जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत आपके एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों तरह का जो है प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग इजी वे से समझेंगे और इतना आसान तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा हर टॉपिक को, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और आप हर प्रश्न का उत्तर इजी वे से दे सकें। तो चलिए इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत किसको कहेंगे? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, एक तरह का ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश मीन्स चार्ज का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग विद्युत कहते हैं। तो यह है आपका विद्युत। दूसरा जो टॉपिक अगला टॉपिक आता है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोग किसको कहेंगे? विद्युत धारा ऐसी भी देखते हैं कि कोई भी तार में जोड़ते हैं जब बोर्ड से, तो उसमें करंट का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, जिसको विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो विद्युत धारा किसको कहेंगे, इसका क्या परिभाषा है? तो विद्युत धारा कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसको कहेंगे? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है, विद्युत धारा कहेंगे। जब भी किसी में दर लिखा हो तो दर का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला है आवेश बटा टाइम। आवेश को Q द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को T द्वारा। तो इस तरह से विद्युत धारा का सिंबल जो है I है, इसको I द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया Q/T मतलब आवेश बटा समय। अब क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा विद्युत? तो आवेश का आप जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो कूलम बाई सेकेंड हो जाएगा। इसलिए एसआई यूनिट जो है विद्युत धारा का कूलम बाई सेकेंड है, जिसको एम्पियर भी कहा गया। एम्पियर क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। उसी के सम्मान में कूलम प्रति सेकेंड को क्या कह दिया गया है? एम्पियर कह दिया गया। तो इस तरह से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। और विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। अब अगला है विद्युत धारा के बाद इसका एसआई मात्रक एम्पियर पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का। अब है कि एक एम्पियर किसको कहेंगे? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर था, एम्पियर को अभी डिफिनीशन होता है, ठीक है। तो एक एम्पियर जब भी कोई एसआई यूनिट होता है तो एसआई यूनिट को परिभाषित करने के लिए एक एम्पियर से परिभाषित होता है। एम्पियर का परिभाषा नहीं होता है, एक एम्पियर का परिभाषा होता है। तो एक एम्पियर कब होगा? जब एक एम्पियर कब आएगा? जब एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज उत्पन्न होता हो, ठीक है। एक सेकेंड में एक कूलम जो है चार्ज प्रवाहित होता हो तो उसी को हम लोग कहेंगे एक एम्पियर। मतलब एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में। देखिए यहाँ Q/T है, तो एक सेकेंड में एक कूलम होगा, तो एक में एक से देंगे भागा तो एक एम्पियर आ जाएगा। तब इसका परिभाषा हम लोग अब थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। क्या कहता है परिभाषा? कहता है कि एक एम्पियर का परिभाषा कि किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश का प्रवाह होता है, उसे एक एम्पियर कहते हैं, ठीक है। किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश का प्रवाह होता है, उसे एक एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अब है कि एक एम्पियर के बारे में कहा गया कि एक एम्पियर बराबर एक कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर, ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा? 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा? 10⁻³ एम्पियर होता है। तो हम लोग वो एम्पियर का भी परिभाषा क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है ए मीटर का। ए मीटर क्या है? ए मीटर
एमीटर है क्या? तो एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने वाला एक प्रकार का यंत्र है, डिवाइस है। ठीक है, तो एमीटर क्या है? तो एमीटर निम्न प्रतिरोध वाला यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देख लीजिए, यह फिगर है। इस फिगर में देखिए यह एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर क्या है आपका बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, और इस बैटरी के साथ क्या है, इसमें करंट, जब बैटरी को स्विच ऑन कर रहे हैं तो बैटरी से करंट प्रवाहित होने लग रहा है और एमीटर इसको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, तो एमीटर क्या है, श्रेणी क्रम में, जो मेन तार में जुड़ा रहता है वह श्रेणी क्रम हुआ। अब ब्रांच में जब जुड़ जाता है तो वह पार्श्व क्रम हो जाता है। तो घरों में जो वायरिंग होता है वो पार्श्व क्रम में होता है। तब सीधा सीधा तार में जो हम लोग स्विच या एमीटर लगाते हैं वह श्रेणी क्रम में रहता है। और श्रेणी क्रम ही क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को बताता है कि कितना करंट का प्रवाह हो रहा है। तो एक बार और इस परिभाषा को समझते हैं एमीटर का, कि एमीटर निम्न प्रतिरोध वाला यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। कैसा क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यह एमसीक्यू के लिए या छोटा क्वेश्चन के लिए। अगला जो टॉपिक है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत परिपथ मतलब घर का जो जैसे वायरिंग हुआ तो वह विद्युत परिपथ है। घर में जितना भी लाइन जा रहा है तो वह क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से जा रहा है। ठीक है, जिसमें सभी तरफ तार जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसी के बीच में स्विच ऑन और ऑफ के लिए लगा दिया गया है। जैसे स्विच ऑन करते हैं करंट प्रवाह होने लगता है, जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं क्या होता है, करंट, स्विच ऑफ करते थे करंट का प्रवाह रुक जाता है। तो मतलब क्या है कि जब ऑन करने का मतलब है कि परिपथ को आपस में जोड़ दिए, बंद हो गया परिपथ, और जब बंद हो जाएगा तो उससे करंट का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसका परिभाषा दे सकते हैं किसका, विद्युत परिपथ का। विद्युत परिपथ का क्या परिभाषा दे सकते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत, सतत मीन्स कंटिन्यू, तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए यह पूरा तार जो है एक दूसरे से यहाँ पर आकर के सब जुट चुका है। ठीक है, और सभी एक दूसरे से जुटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, परिपथ जो है बंद है। परिपथ खुला भी होता है, परिपथ बंद भी होता है। खुला में करंट का प्रवाह नहीं होता है, बंद में करंट का प्रवाह होता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत परिपथ। अगला टॉपिक है विद्युत आवेश। क्या है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश अभी आवेश पढ़े थे विद्युत धारा में, और आवेश का एसआई मात्रक भी पढ़ चुके थे, कूलॉम। अब है कि विद्युत आवेश किसको कहेंगे, तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की भौतिक गुण जो उनके बीच विद्युत बल को जन्म देती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की भौतिक गुण जो उनके बीच विद्युत बल को जन्म देती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, एक तरह का क्या है, यह एक प्रॉपर्टी है, माने गुण है। ठीक है, तो अब इसका है कि आवेश का भी देखे तो पढ़े थे कि विद्युत धारा बराबर Q/T, मतलब आवेश बटा समय था। और जब हम यहाँ Q कर देंगे तो Q बराबर करेंगे तो I और T हो जाएगा। तो इस तरह से विद्युत आवेश का फॉर्मूला हो गया विद्युत धारा गुने समय। क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो जानते हैं कि एम्पियर होता है, समय का एसआई मात्रक जानते हैं कि टाइम होता है, तो एम्पियर सेकेंड होता है। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है एम्पियर सेकेंड होता है, और एम्पियर सेकेंड को ही हम क्या कह सकते हैं, कूलॉम भी कह सकते हैं, जिसको C द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलॉम हो गया। और यह क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, विद्युत आवेश अदिश राशि है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलॉम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कूलॉम की संख्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। कितना बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, कितना कूलॉम, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम होता है।
अब आवेश चार्ज जो होता है किस प्रकार का होता है, इसको भी देखे होंगे कोई भी बैटरी में और कोई भी तरह की चीज़ में, उसमें चार्ज दो तरह का होता है, एगो पॉजिटिव चार्ज एगो नेगेटिव चार्ज, मतलब धन आवेश और एगो ऋण आवेश। ठीक है, तो पहला है धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। तो चार्ज दो प्रकार के होता है। ठीक है, तो आपको प्रकार के बारे में उतना जानना अभी नहीं है कि इसके बारे में नीचे में ही क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे अगला टॉपिक क्या है से समझिए। अगला टॉपिक है कि यदि मान लें कि अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू। ठीक है, तो 1 कूलम इजकल टू कितना होता है ये हमको लोग को यहाँ जानना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, फिर हम पूरा इसका डिटेल समझा रहे हैं। इसका वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। कहता है कि यदि किसी चालक से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरता है, किसी चालक से t समय में n इलेक्ट्रॉन, n मीन्स कितनों भी संख्या हो सकता है, ठीक है, गुजरता है, तो इस तरह से कुल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा। तो इसमें यदि हम n निकालना हो तो Q बाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। Q मतलब आवेश, Q मतलब आवेश, तो Q तो हमको निकालना है एक कूलम का, चार्ज कितना निकालना है, 1 कूलम का, तो 1 लिख दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब क्या करेंगे, 90 इधर से ऊपर चल जाएगा, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा और ऊपर 10⁻19 हो जाएगा। नीचे से जानते हैं कि जब नेगेटिव वैल्यू नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या होगा, 16 से 10 में भागा नहीं लगेगा, भागा लगेगा तो पॉइंट में आएगा, तो इसमें से एक जीरो इसमें से निकाल देते हैं, तो 10 से क्या कर देते हैं 100, और यहाँ 10 जो 19 गो था अब 18 गो रह गया, क्योंकि इसमें से एक 10 यहाँ दे दिए, और नीचे कितना है 16। अब जब आप 16 से भागा देते हैं, आप इसको 16 से इसको भागा देते हैं तो 6.25 के लगभग आता है, गुने 10 के पावर 18, लेकिन क्या है कि 6.10⁻18 इतना ही, इसको ही इतना को अप्रोक्स में सीधा सीधी 6 इंटू 10⁻18 है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। तो 1 कूलम इजकल टू क्या कर सकते हैं कि 1 कूलम इजकल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसी फार्मूला से बनाते हुए देखिए 6 इंटू 10⁻18 ला दिया है, जो अभी समझाए थे। अब है कि अगला टॉपिक है आवेश के गुण। आवेश के कोई गुण है, तो आवेश के जानबे करते हैं कुछ ना कुछ गुण होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। तो इसका गुण क्या है, तो आवेश का पहला गुण है कि परमाणु का भौतिक गुण जो है, परमाणु का भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। दूसरा, सजातीय आवेश एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब एक दूसरे को क्या करती है, दूर हटाती है, एक दूसरे से दूर होती है। कब, सेम चार्ज, सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ, सेम चार्ज, लाइक चार्ज, एक ही जैसा प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को दूर होगा, माइनस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, दूर हो हटेगा। तीसरा कहता है कि विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अपोजिट चार्ज, एगो प्लस है तो एगो माइनस है, तो कहता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या ये जब एक तरह का होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यही आवेश के गुण था। अब आवेश का एसआई मात्रा का भी तुरंत हम लोग पढ़ लिए हैं कि आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। अब एसआई मात्रा का परिभाषा हम अभी बता चुके हैं कि एसआई मात्रा का परिभाषा डायरेक्ट कूलम में नहीं होता है, 1 कूलम से होता है। जितना भी एसआई मात्रा का आप पढ़े होंगे फिजिक्स में या किसी जगह पर, हर का एसआई मात्रा का परिभाषा 1 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 कूलम का परिभाषा क्या होगा से देख लीजिए।
तो एक कूलम का परिभाषा होगा कि यदि कोई दो बिंदु है, दो तार है, तार के दोनों छोर है, दोनों छोर से क्या होगा, अब ये पढ़ चुके हैं कि इसका कूलम, कूलम माने क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, आई टी, यही फार्मूला पढ़े हैं। तो आई टी का मतलब क्या है, 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है, तो उसका 1 कूलम हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक कोई भी तार के सिरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकेंड में 1 कूलम तक आवेश जाता हो, तो उसका आवेश जो होगा 1 एम्पियर धारा जाता हो, तो उसका आवेश जो होगा 1 कूलम होगा। तो इसका परिभाषा देखिए यहाँ पर इसी तरह से दिया हुआ है कि किसी चालक तार के दो बिंदुओं से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उसे, ठीक है, उसे चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। उस चालक से, उसे नहीं कहिए, उस चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता, एक सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उसका आवेश 1 कूलम होगा। ऐसे भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1 कूलम इक्वल टू क्या होगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा। अब अगला है टॉपिक स्विच। स्विच जानते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता ही है। ठीक है, तो स्विच के परिभाषा कहता है कि स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। स्विच क्या करता है, स्विच लाइन को भेजता है और वहीं पर कट कर देता है। तो जो बैटरी या जहाँ से लाइन से सप्लाई हो रहा है, जहाँ से लाइन उत्पन्न हो रहा है, वहाँ से लेकर के कोई बल्ब जला रहे हैं, कोई डिवाइस चला रहे हैं या कोई ट्यूबलाइट जला रहे हैं, तो उसके बीच का क्या है, यह एक प्रकार का संबंध जोड़ता है। और स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि स्विच को ऑफ करने से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, और ऑन कर देने से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो यही आपका स्विच है। तो स्विच सेल और बल्ब के बीच का चालक संबंध होता है, और स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो अगला हम लोग टॉपिक अब समझते हैं। अगला है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या है, एक प्रकार का आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य है। अब कैसे कार्य करता है ऐसे देखिए, तो किसी पॉइंट तक अनंत से, कहाँ से, अनंत से, अनंत से किसी पॉइंट तक जब आवेश आएगा, अनंत से किसी पॉइंट तक जब आवेश आएगा, तो वह आवेश लाने में जो किया गया कार्य होगा, उसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, फिर से इसका परिभाषा समझ लेते हैं। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, किसका परिभाषा पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव का। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है, अनंत से किसी बिंदु तक। यही अनंत के जगह पर एक बिंदु से दूसरा बिंदु कह देंगे तो वह दूसरा चीज़ का परिभाषा हो जाएगा। किसका परिभाषा होगा, अभी आपको तुरंत समझाएंगे। तो पहले इसको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत जो विभव होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कार्य बटा आवेश। कार्य का ऐसा मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक का पढ़े हैं, जूल। और आवेश का ऐसा मात्रक का पढ़े हैं, कूलम। तो इस तरह से विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी साइंटिस्ट के सम्मान में वोल्ट रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा मात्रक विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। दूसरा ऐसा मात्रक और कह सकते हैं, जूल प्रति कूलम कह सकते हैं। और यह कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है। अगला टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या है, विभवांतर जो है विभव से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका एक सिरा, एक पॉइंट भी पता हो, दूसरा पॉइंट भी पता हो, और यहाँ से आवेश को यदि इस पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा,
वही उस विद्युत चालक का विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो विभवांतर का परिभाषा है कि किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, कौन बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उसके दो बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इस तरह से आपका विभवांतर का भी परिभाषा है, एक बार पुनः देख लेते हैं। किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का क्या फार्मूला होता है, तो विभवांतर का फार्मूला वही कार्य बटा आवेश होता है। कार्य का ऐसा मतलब W बटा Q, और कार्य का ऐसा मात्रक जानबे करते हैं कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल प्रति, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, जिसको वोल्ट भी कहा जाता है, और यह भी एक अदिश राशि है। ठीक है, मतलब देखिए कि विद्युत विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट और विद्युत विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब है कि ये SI मात्रक है तो इसका कोई डिफिनीशन है क्या, तो इसका भी डिफिनीशन है। वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का डिफिनीशन होगा, क्योंकि यह SI मात्रक है। तो 1 वोल्ट किसको कहेंगे, 1 वोल्ट किसको कहेंगे, तो 1 वोल्ट कहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1 वोल्ट कहने के लिए जानिए रहे हैं कि वोल्ट वर्क बाय Q है, किसका, विभवांतर का। ठीक है, तो वर्क का SI मात्रक जूल होता है और आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो 1 जूल 1 कूलम, ठीक है, 1 जूल और 1 कूलम। ठीक है, इसी पर आपका परिभाषा है। तो इसका परिभाषा कैसे होगा, यदि कोई विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश, कितना आवेश, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। ठीक है, फिर से परिभाषा समझिए। यदि किसी विद्युत चालक से, देखिए SI मात्रक का है, 1 वोल्ट का डिफिनीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 वोल्ट किसको कहेंगे कि किसी विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश, ठीक है, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता हो। ले जाने में कितना कार्य लग रहा हो, 1 जूल कार्य लग रहा हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत चालक के, अब इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। यदि किसी विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के विभवांतर 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यह आपका डिफिनीशन है 1 वोल्ट का। अब है कि विभवांतर को मापने के लिए 1 वोल्ट का दे सकते हैं फार्मूला, 1 जूल बाई 1 कूलम इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, अब है कि वोल्ट जो होता है विभवांतर, उस विभवांतर को मापने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का क्या परिभाषा है, वोल्ट मीटर क्या है, एक तरह का यंत्र हो गया। वोल्ट मीटर क्या होगा, एक प्रकार का यंत्र हो गया जो विभवांतर को मापा जाता है। तो अब इसका परिभाषा देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र है। ठीक है, कोई भी जब डिवाइस होता है, कोई भी तरह का आप लगा दिए हैं, इस तरह से डिवाइस लगा हुआ है आपका, यह है। ठीक है, यहाँ पर आपका K है, स्विच है, इससे करंट जा रहा है, आ रहा है, इधर प्लस माइनस है। और तो क्या होता है कि कोई भी डिवाइस के बीच में, इसमें क्या होता है, इसमें एम्पियर लगा रहता है, ए मीटर लगा रहता है, लेकिन वोल्ट मीटर आपको नीचे लगा रहेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। मतलब ये श्रेणी क्रम हो गया, और जब नीचे ब्रांच में लगा दिए तो यह हो गया पार्श्व क्रम। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं।
तो यह पर वोल्ट मीटर जो है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जो है उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सब लगा हुआ है, और लगने के बाद यहाँ पर एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया है। तो यही फिगर है वोल्ट मीटर के लिए। इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत वीवीआई को टॉपिक है जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो ओम जो है विद्युत चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा से संबंधित विभवांतर से संबंधित एक नियम दिया है, और उस नियम को ही ओम का नियम कहा गया है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप का होना चाहिए स्थिर, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप के परिवर्तन होने से विभवांतर या धारा के प्रवाह में पर भी अंतर आ जाता है। इसलिए स्थिर ताप पर नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार और देख लेते हैं क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मीन्स समानुपाती, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको समझने के लिए, मैथमेटिकल समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो विभवांतर के समानुपाती कौन होता है? विद्युत धारा होता है, या विद्युत धारा का समानुपाती विभवांतर होता है। तो भी यदि समानुपाती को हटाएंगे तो इसके लिए एक स्थिरांक रखा जाता है जो यहाँ पर आर है। स्थिरांक के रूप में क्या है? आर है। तो इसलिए आई मतलब स्थिरांक हट गया तो एक आर आ गया, और वाई तो ये है, मतलब इसको भी इक्वल टू आई आर भी कह सकते हैं। यह ओम के नियम से आ रहा है। और जब आर इक्वल टू करेंगे तो भी बटा आई हो जाएगा, जहाँ आर एक क्या है? स्थिरांक है, नियतांक है, ठीक है। आर को हम क्या कहेंगे? स्थिरांक या नियतांक कहेंगे, जिसे प्रतिरोध भी कहा जाता है। आर को क्या कहा गया है? प्रतिरोध। आर ऐसे एक तरह से इस नियतांक है, और इस आर को प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी उसको भी समानुपाती आई भी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू भी बाई, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, आपको अभी समझा दिए हैं। अब इसके अगला टॉपिक है ओम के नियम का सत्यापन। अगला टॉपिक क्या है? ओम के नियम का सत्यापन। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो अभी हम बताएं कि प्रतिरोध जो है आर जो है नियतांक होता है, और विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है। यह फार्मूला इसका निकल गया है। तो यह कैसे होता है इसको प्रूव करके आप प्रमाणित करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि एगो विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए, विद्युत धारा नापने के लिए ए मीटर चाहिए। तो इस तरह से लिया जाता है। तो कहता है कि सर्वप्रथम विद्युत परिपथ में बैटरी कुंजी श्रेणी क्रम में ए मीटर तथा पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़कर विद्युत धारा आई को ए मीटर से, विद्युत धारा को कौन चीज़ से? ए मीटर से, और एवं विभवांतर भी को वोल्ट मीटर पर पढ़ लिया जाता है, और भी बाई आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है। फिर 2, 3 या 4 बैटरी जोड़कर प्रत्येक स्थिति में भी बाई आई का मान ज्ञात करते हैं, और हम पाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में भी बाई आई का मान लगभग समान अर्थात नियतांक होता है, ठीक है। सत्यापन देखिए क्या कर रहा है कि पहले सबसे विद्युत परिपथ बनाते हैं। विद्युत परिपथ में क्या करते हैं कि इसमें बैटरी ले लेते हैं, फिर स्विच ले लेते हैं, कुंजी मतलब स्विच, उसमें ए मीटर ले लेते हैं, वोल्ट मीटर ले लेते हैं। ए मीटर को पार्श्व क्रम में, वोल्ट मीटर को ए मीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, और धारा प्रवाहित करके इसमें क्या करते हैं, पहले एक बैटरी जोड़ करके धारा का रीडिंग ले लेते हैं, वोल्ट मीटर का रीडिंग, फिर 2 बैटरी जोड़ देते हैं, 2 बैटरी जोड़ कर फिर ए मीटर का, विद्युत धारा का और विभवांतर का, दोनों का रीडिंग ले लेते हैं, फिर 3 बैटरी जोड़ के, फिर 4 बैटरी जोड़ के, इसी जोड़ जोड़ के ले लेते हैं। और लेने के बाद हम प्रत्येक स्थिति में भी बाई आई निकालते हैं। भाई जैसे यहाँ देख लीजिए, पहला बैटरी लगाएं और इसका वोल्ट मीटर देखें कि वो पहला बैटरी का वोल्ट जानबे करते 1.5 वोल्ट का होता है बैटरी, और उसका ए मीटर देखें तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो 1.5 में 1 से भागा देंगे तो 1.5 आएगा। दूसरा अब आ जाइए, दूसरा 2 बैटरी लगा दिए। अब उसका देखते हैं कि वोल्ट मीटर में 3 वोल्ट मीटर रीडिंग बता रहा है,
और उसमें धारा 2 एम्पियर धारा भरा, तो 3 में 2 से भागा दिए तो इसका भी वैल्यू 1.5 आया। 3 को बैटरी जब जोड़ दिए तो 4.5 वोल्ट आया, और उसमें देख रहे हैं रीडिंग लेते हैं तो एम्पियर में 3 एम्पियर विद्युत धारा का रीडिंग बता रहा। अब 4.3 को 3 से देंगे तो 1.5 आएगा। उसी तरह 4 बैटरी जोड़ दिए तो उसका वोल्ट हो गया 6.0 वोल्ट, और उसका रीडिंग देखते हैं कि 4 एम्पियर करंट जा रहा है उसमें। अब 6 को 3 से भागा दे देते हैं तब 1.5 आ जाता है। ठीक है, इसको 4 कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से देंगे क्योंकि 4 बैटरी जोड़ चुके हैं। 4 से भागा दे देंगे तो आपको इस तरह से 1.5 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में V/I का जो अनुपात है वह 1.5 मतलब एक नियतांक आ गया। अब है कि इसमें अब इसको ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनेगा कि x अक्ष पर विद्युत धारा I और y अक्ष पर विभवांतर V लेकर ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ एक बैटरी, यहाँ पर करंट है 1 एम्पियर और इसमें भी है वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट या 1.5 ही कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट क्या है, 1.5 है। ये क्या है, 3 है। फिर क्या है, 4.5 है। फिर 6 है। और इसको लेकर के जब ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रवाहित जो धारा है वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब भी ठीक है, प्रोपोर्शनल I हो गया। तो ओम के नियम का जब हम सत्यापन करेंगे तो सत्यापन करने के समय आपको कुछ सावधानी भी बरतना पड़ेगा, और वह सावधानी बरतिएगा तब आपको नियतांक मिलेगा। तो सावधानी के रूप में क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला कि ताप स्थिर होनी चाहिए, टेम्परेचर स्थिर रखना होगा। दूसरा है निर्वात में संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा निर्वात में संभव नहीं है। यह 2 चीज़ आपको सावधानी रखना होगा। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है आपका, जो सबसे मेन है VVI टॉपिक है, वह प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध किसको कहेंगे, तो प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का गुण होता है। हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। किसी की प्रतिरोधी क्षमता अधिक होता है, किसी का कम होता है, किसी का मीडियम होता है। तो जितना दुनिया में पदार्थ हैं सभी का प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग होता है। ठीक है, कोई कोई धारा को बहुत तेज़ी से रोकता है और कोई कोई धारा को तेज़ी से प्रवाहित करता है, और कोई कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा तो प्रवाहित होता है लेकिन हल्का हल्का प्रभावित होता है। तो यही प्रतिरोध है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। मतलब प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार का पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो एक बार और परिभाषा पढ़ देते हैं कि किसी प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब है, अभी पढ़ चुके थे ओम के नियम में कि R बराबर V/I। ठीक है, तो V क्या हो गया, विभवांतर। अब विभवांतर का सही मात्रा का पढ़े हैं, वोल्ट। और I क्या है, विद्युत धारा। I का सही मात्रा का पढ़े हैं, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। इस तरह से प्रतिरोध का रेसिस्टेंस जो हुआ, प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो वोल्ट प्रति एम्पियर है, और इसी को वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहा गया है, ओम कहा गया है। और ओम अभी बता दिए कि साइंटिस्ट का नाम था, ओम का नियम पढ़े थे। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहा गया है, ओम। इस तरह से प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा द्वारा। अब है कि ओम का परिभाषा देना है। तो ओम तो अभी पढ़ चुके हैं कि ओम क्या है, SI मात्रक है। और जब SI मात्रक है तो SI मात्रक का परिभाषा हमको हमेशा बताए हैं कि 1 में चलेगा। तो 1 R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो 1 ओम बराबर क्या होगा परिभाषा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसी पर आपको परिभाषा आपको करना है। ठीक है, तो क्या कहता है इसे देख लीजिए परिभाषा। किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम होने के लिए क्या होगा कि दोनों सिरों का बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, और उसमें जो प्रवाहित धारा है वह 1 एम्पियर होना चाहिए, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, तो 1 ओम का परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। और अभी समझ गए कि ओम 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, मतलब 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। अब है कि कौन कौन ऐसा कारक
है जिस कारक के चलते किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है या उससे प्रभावित होता है। तो कौन कौन कारक है जो किसी चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करता है? तो उसमें सबसे पहला है चालक की लंबाई। ठीक है, उसमें सबसे पहला कारक क्या है? चालक की लंबाई है। तो लंबाई क्या होता है? लंबाई जो होता है वह प्रतिरोध का समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, वन बटा एरिया कहिए, ये मतलब एरिया क्षेत्रफल। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ कैसा है? ठोस, द्रव, गैस है। पदार्थ में भी सोना का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, लोहा का अलग होता है, तांबा का अलग होता है। हर चीज़ का प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग, एल्युमिनियम का अलग होता है। तो पदार्थ की प्रकृति भी बहुत मायने रखता है। ठीक है। रेसिस्टिविटी इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो आर जो होता है प्रतिरोधकता, मतलब रेसिस्टिव प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है। और चौथा है चालक का ताप, टेम्परेचर भी मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ताप का समानुपाती होता है। तो इस तरह से चालक का जो प्रतिरोध है वह 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई, दूसरा चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ की प्रकृति और चौथा चालक का ताप। अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी को म्यू के द्वारा, रो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रतिरोधकता को क्या परिभाषा है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। ठीक है। प्रतिरोध भी क्या है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है। प्रतिरोध भी है पदार्थ का गुण था जो धारा का विरोध करता है, लेकिन यह कितना तेजी से विरोध करता है, कितना तेजी से तीव्रता से धारा के प्रवाह को रोकता है, ऐसे गुण को प्रतिरोधकता कहा जाता है। एक बार और परिभाषा समझ लेते हैं। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। अब है कि आर समानुपाती आई होता है या आर समानुपाती 1/a होता है, इसलिए सब को मिला दीजिएगा तो आर समानुपाती I/a हो जाएगा। I ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा। अब है कि R इक्वल टू करेंगे तो इस समानुपाती को हटाने के लिए एक स्थिरांक लाया जाएगा जिस स्थिरांक का नाम है रो। ठीक है। और इधर आपको, ठीक है, और आपका ये क्या है? रो हो गया। और ये आपका धारा है और ये नीचे एम्पियर है। अरे एम्पियर कर रहे हैं, लंबाई है, सॉरी, यह लंबाई दिया होना चाहिए, लंबाई है। चलिए, तो धारा जो है समानुपाती है लंबाई बाई क्षेत्रफल का। अब जब R इक्वल टू करेंगे तो यह समानुपाती हटाएंगे तो इसके लिए एक स्थिरांक रखेंगे। स्थिरांक के रूप में यही रो को रखा गया है और L/a हो गया, जहाँ रो क्या है? आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसमें रो इक्वल टू निकालेंगे, रो के साथ L है वो L बटा के नीचे हो जाएगा और R और A जो है क्रॉस मल्टीपल होकर साथ हो जाएगा, मतलब R इंटू A हो जाएगा। तो इस तरह से R मतलब क्या है? प्रतिरोध। ठीक है। अब बताइए कि प्रतिरोध का इकाई मात्रक आप ओम पढ़े हैं। ठीक है। ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल का इकाई मात्रक मीटर स्क्वायर पढ़े हैं। और नीचे लंबाई का इकाई मात्रक, लंबाई का मीटर पढ़े हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो इस तरह से इसका इकाई मात्रक ओम मीटर हो गया। क्या हो गया? ओम मीटर। तो इस तरह से इकाई मात्रक जो है ओम मीटर हो गया। अब है प्रतिरोधक किसको करते हैं? अभी 3 गो तरह का वर्ड, 2 गो वर्ड समझ गए, प्रतिरोधक, प्रतिरोध, और दूसरा प्रतिरोधकता और तीसरा है प्रतिरोधक। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब उपकरण। कोई भी चीज़ जब किसी तार लाइन में जोड़ देते हैं तो वह जो लाइन में जोड़े, बल्ब जोड़ दे, पंखा जोड़ दे, रेफ्रिजरेटर जोड़ दे, AC जोड़ दे, ये सब जोड़ दे, तो यह सब जो भी चीज़ है, ठीक है, आयरन लगा दे, तो यही सब प्रतिरोधक है जो लाइन में करंट में लगा हुआ है।
जो भी चीज़ लगाते हैं वही प्रतिरोधक है। तो यह एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रवाह को सीमित या नियमित करता है, जैसे पंखा, बल्ब, ये सब यह इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक ही तार में सभी तरह के डिवाइस को जोड़ देना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यह परिपथ है और इस परिपथ में हम लोग 3 गो डिवाइस को जोड़ दिए हैं। पहला का R1, दूसरा इसी में जोड़ दिए हैं R2 और तीसरा जो डिवाइस जोड़े हैं जिसका प्रतिरोध है R3। 3 गो डिवाइस को जोड़ दिए हैं और 3 गो डिवाइस है और तीनों डिवाइस में एक ही करंट आई जा रहा है और इसका विभवांतर अगला का V1 है, V2 है, V3 है। तीनों डिवाइस का, तीनों तरह का जो चीज़ है, बल्ब है या जो भी चीज़ है, उसका विभवांतर जो है अलग अलग है, प्रतिरोध भी अलग है, लेकिन करंट्स तीनों में सेम जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि यदि प्रथम प्रतिरोधी तार के दूसरे सिरे को, प्रथम प्रतिरोधी तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के प्रथम सिरों से एवं दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के प्रथम सिरे से जोड़कर परिपथ पूरा करते हैं, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर समझ लीजिए, इसको कहता है कि जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से समझिए। अभी परिभाषा पूछें कि प्रथम, जैसे यह है, यह तार गया तो यह प्रथम है। प्रथम का क्या है? दूसरा सिरा। यह इधर पहला सिरा है, इधर दूसरा सिरा है। तो प्रथम जो है प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोधी तार का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोधी तार का पहला सिरा यहाँ पर जुट गया। फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इधर का इसका पहला सिरा है, और इस तरह से जोड़ करके इस तरह से जुड़ते चल जाता है। तीसरा का दूसरा सिरा और चौथा का पहला सिरा, इस क्रम में जुड़ते जाता है। तो उसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन या श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो श्रेणी क्रम जो समूहन होता है उसके लिए जो फार्मूला लगता है, इस फार्मूला R = R1 + R2 + R3, इस तरह से 3 गो है तो 3 रहेगा, और भी रहेगा तो और जा सकता है। तो यह जो फार्मूला है R पर से श्रेणी क्रम को, इसको ड्राइव करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, कैसे ये प्रूफ होके आएगा। तो इसके लिए आपको हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखाए हैं। तो क्या करते हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए हैं, करते हैं, जिसमें प्रत्येक में धारा I हो रहा है, सभी में करंट I जा रहा है। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। पहला का V1 है, दूसरा का V2 है, तीसरा का V3 है। और जब तीनों को हो जाता है तो ओम का नियम कहता क्या है, देख लीजिए। ओम का नियम क्या पढ़े हैं? V = IR पढ़े हैं, यही ओम का नियम है। तो यदि पहला प्रतिरोध का V निकालेंगे तो करंट तो उसमें I है, लेकिन प्रतिरोध R1 है। जब V2 निकालेंगे तो I रहेगा, लेकिन प्रतिरोध अभी R2 है। जब V3 निकालेंगे तो I तो करंट वही रहेगा, लेकिन प्रतिरोध R3 है। अब इस सभी को कुल प्रतिरोध कर देंगे, कुल विभवांतर भी करेंगे तो V1 + V2 + V3 हो जाएगा। V के जगह पर क्या लिखेंगे? V के जगह पर तो V रह गया। अब V1 के जगह पर क्या रहेगा? I R1, इसके जगह पर I R2 और इसके जगह पर I R3। और इस तरह से I कॉमन ले लेंगे तो R1 + R2 + R3, ठीक है, इसके बराबर V = लेकिन यदि हम क्या करते हैं कि जो 3 गो प्रतिरोध जोड़े, 3 गो प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये तीनों के बदला में एक गो प्रतिरोध लगा देते हैं। ये तीनों के बदला में एक गो प्रतिरोध R रहेगा और उसमें वही करंट I जाएगा और उसका विभवांतर का हो जाएगा V रहेगा, तब इसका समतुल्य प्रतिरोध किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखाएगा, क्या लिखाएगा? देखिए, हम जो आपको समझाए वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखाएगा से एक थोड़ा सा समझ लीजिए। कहता है कि यदि तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो और विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से V = क्या पढ़े हैं? IR। V = क्या पढ़े हैं आप? V = IR पढ़े हैं। V का वैल्यू देखिए, यह लिखा हुआ I, V के जगह पर हम इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं। V = क्या निकालें? I R1 + R2 + R3 = IR। अब देखिए, यहाँ से I से I आपका कैंसिल हो गया, इस तरह से R = क्या निकल गया? R1 + R2
और प्लस R3। इस तरह से यह आपका प्रूफ हो गया, ड्राइव हो गया। देखिए फार्मूला यही था, तो वही चीज़ को देख लीजिए यहाँ पर भी है, आई से आई कैंसिल हो गया, R=R1 + R2 + R3 हो गया। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। अब श्रेणी क्रम संयोजन का क्या गुण है? श्रेणी क्रम संयोजन जान रहे हैं कि सभी एक ही लाइन में रहता है, सभी डिवाइस क्या है, एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, और सभी में एक ही करंट, एक ही तरह का करंट भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन सभी का विभवांतर क्या है, अलग अलग है। इसका अलग है, इसका विभवांतर अलग है, इसका विभवांतर अलग है, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष? इससे निकलता है पहला कि परिपथ में सभी तरफ समान धारा प्रवाहित होती है, अभी तुरंत बता दिए। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग, व्यक्तिगत मतलब R1 R2 R3 का जो योग होगा वह समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। मतलब R का जो वैल्यू होगा समतुल्य प्रतिरोध, जितना भी प्रतिरोध होगा, R1 हो R2 हो R3 हो, जितना भी हो, उस सभी के योग के बराबर होगा। तीसरा क्या होगा, विद्युत धारा का मान प्रतिरोधों की स्थिति से स्वतंत्र होता है। विद्युत धारा का जो मान होता है वह प्रतिरोध की स्थिति पर नहीं निर्भर करता। प्रतिरोध का कितना भी कम या ज़्यादा प्रतिरोध का हो, सभी में धारा समान जाएगा, इसलिए प्रतिरोध से इसको कोई मतलब विद्युत धारा को नहीं होता है। तो यह 3 गो आपका इसका श्रेणी क्रम में संयोजन से या श्रेणी क्रम संयोजन के गुण कह सकते हैं। अगला है पार्श्व क्रम संयोजन। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, VVI टॉपिक कहिए। पार्श्व क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देख लीजिए आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले तो इसका परिभाषा समझ लीजिए कि जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है उसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। जब सभी प्रतिरोध के जितना भी प्रतिरोध है, जैसे यहाँ 3 को प्रतिरोध R1 R2 और R3, और इन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, पहला का भी पहला सिरा, दूसरा का भी पहला सिरा, तीसरा का भी पहला सिरा, तीनों एक पॉइंट पर, और पहला का दूसरा सिरा, दूसरा का भी दूसरा सिरा, तीसरा का भी दूसरा सिरा, एक ही पॉइंट पर जब जोड़ दिया जाता है, एक छोर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। यह परिभाषा हो गया। अब इसका भी फार्मूला निकालना है। क्या फार्मूला इसका है, तो इसका फार्मूला है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यह कैसे फार्मूला आएगा, इसी फार्मूला को यहाँ आपको ड्राइव करने के लिए, व्यंजक प्राप्त करने के लिए सीख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो इस तरह से चित्र बना लेते हैं जिसमें बैटरी लगा हुआ है, एमीटर जानबे करते हैं कि श्रेणी क्रम में रहता है, इसमें धारा करंट आई जा रहा है। लेकिन जैसी करंट धारा यहाँ पहुँचता है यह तीन भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। पहला में I1 जा रहा है, दूसरा में I2 जा रहा है, तीसरा में I3 जा रहा है, फिर यहाँ जा कर के फिर धारा IA हो जाता है। और लेकिन इन सभी का विभवांतर, सबका इसमें विभवांतर भी रहेगा। तो पार्श्व क्रम में वोल्ट सेम रहता है और श्रेणी क्रम में वोल्ट बदलते रहता है। तब आइए इसके लिए क्या करते हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं और विभवांतर V पर जोड़ते हैं, जो विभवांतर V पर है, और उनमें क्रमशः I1 I2 तथा I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से क्या कहता है से समझिए। ओम का नियम जानते हैं कि V = IR कहता है, लेकिन अब करंट सभी में चेंज हो रहा है, तो I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो उसके अनुसार क्या होगा, क्योंकि 3 प्रतिरोध है आपका, कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, ठीक है। और सभी में करंट जाने रहे कि इधर I जा रहा था, लेकिन यहाँ पर I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो पहला के लिए यदि I1 के लिए निकालते हैं पहला प्रतिरोध का, तो V/R है तो R1 हो जाएगा। दूसरा प्रतिरोध के लिए निकालते हैं I2 के लिए, तो V/क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इसी तरह से I3 निकालते हैं तो V/क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। और कुल विद्युत धारा निकालते हैं, कुल विद्युत धारा I, तो I1 + I2 + I3 हो जाएगा, ठीक है। सभी धारा को जोड़ देंगे तो टोटल धारा हो जाएगा विद्युत धारा। I की तो I हो गया। I1 का वैल्यू क्या है देख लीजिए ऊपरे, I1 का वैल्यू V/R1, V/R2 और V/R3 हो गया। तो इस तरह से V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1, 1/R2
और 1/R3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका निकल गया। अब क्या करना है कि तीनों प्रतिरोध के बदला में R1 R2 R3 के बदला में एक को प्रतिरोध, ये तीनों के बदला में एक ही को प्रतिरोध हम R रखेंगे, जिसको समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। और इसमें वही करंट आई जा रहा हो और इसका विभवांतर वही भी रहता है। तो उस स्थिति में इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर लिखाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे करते करते हम लोग यहाँ तक अभी सीख लिए थे। अब कहता है यदि समतुल्य प्रतिरोध R तथा विभवांतर भी हो तो उसके अनुसार ओम के नियम से विद्युत धारा क्या होगा। तो I = का होता है V/R होता है ओम के नियम से। I का वैल्यू देख लीजिए, अभी यहाँ निकाले थे V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये लिख दिए। और इधर V/R है लिख दिए। V से V का हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरह से 1/R = क्या फार्मूला हो गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही आपको व्यंजक जो है ड्राइव करना था, ड्राइव हो गया। तो इस तरह से पार्श्व क्रम का फार्मूला का होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। तो क्या पार्श्व क्रम संयोजन के भी कुछ लक्षण हैं, इसका भी कुछ गुण है। तो इसका भी कुछ गुण है। क्या कहता है पहला गुण, कहता है समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है। जो समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य धारा जो है, प्रतिरोध नहीं धारा, ठीक है। समतुल्य जो धारा होता है, यह धारा क्या पढ़े हैं, समतुल्य जो धारा होता है सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का क्या होता है, योग होता है। यह पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, मतलब R है तो 1/R, R2 है तो 1/R2 और 1/R3, इस तरह का जो योग होगा वह समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा, जिसको कहते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 है। तीसरा कहता है प्रॉपर्टी इसका कि सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा वह समान होता है, वह समतुल्य हो रहे या अलग अलग प्रतिरोध रहे, लेकिन सभी का विभवांतर इसमें क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा गुण था। अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। करेंट का तापीय प्रभाव भी कुछ है। तापीय प्रभाव किसको कहेंगे, मतलब करेंट देने से ताप, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, वह हो गया तापीय प्रभाव। अब इसका परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं कि जब उच्च प्रतिरोधक तार, कैसा तार होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधक तार, ठीक है। तो उच्च प्रतिरोधक जब तार होगा, जैसे निक्रोम, तो निक्रोम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब तार बहुत गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जब भी करंट कोई उच्च प्रतिरोधक वाला तार है और उसे करंट का जब हम प्रवाह करेंगे तो वह तार देखिएगा कि गर्म होकर के लाल हो जाता है, जैसे बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, या हीटर का जगह जो लगा हुआ है कॉइल, वो क्या है, निक्रोम, ये सब का बना होता है। तो वह स्थिति में क्या होता है, जैसे ही उसमें करंट जाएगा वह करंट को तेज़ी से रोकता है, और जब तेज़ी से रोकेगा तो वह उस रोकने के कारण वह तार जो है गर्म हो जाता है, गर्म होकर के लाल हो जाता है, तप्त हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा के ऐसे प्रभाव को ही तापीय प्रभाव कहा जाता है। अब है कि तापीय प्रभाव के लिए देखिए, हीट के लिए यह फार्मूला 3 को दिया हुआ है। हीट मतलब ऊष्मा के लिए I² या VIT या V²T/R यह फार्मूला है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत बल्ब में। दूसरा कहाँ प्रयोग होता है, परिपथों तथा साधितों की सुरक्षा के लिए फ्यूज में। तीसरा कहाँ होता है, विद्युत तापन उपकरणों में, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत आयरन आदि सब में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसको कहेंगे, तो परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने में, परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने में किए गए कार्य की कुल मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य की कुल मात्रा को क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। और विद्युत ऊर्जा मतलब हीट, ऊर्जा मतलब क्या हो गया, हीट ही है। और हीट का परिभाषा भी पढ़ लिए हैं, I²RT P × T, P मीन्स पावर हो गया, शक्ति, VIT भी कर सकते हैं।
और विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रा क्या होता है, तो इस ऊर्जा का इकाई मात्रा 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जूल होता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का भी इकाई मात्रक जूल ही होता है। लेकिन इसका कॉमर्शियल वाणिज्यिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। आपको ज़्यादा करके परीक्षा में यही पूछता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो आपको बोलना है किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट मतलब क्या है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। अब 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। अब 3600 को 1000 से गुना करेंगे तो 36 लिख करके 5 जीरो होगा वाट सेकेंड। अब 36 को तो 36 लिख दिए, इसमें जीरो 1 2 3 4 5 है तो 10 के पावर 5 लिख दिए। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए जानते हैं कि यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाता है, एक अंक के बाद पॉइंट रहता है। तो एक अंक के बाद पॉइंट यदि देते हैं यहाँ पर तो इधर एक अंक बच गया, तो 36 था अब 3.6 हो गया। तो एक अंक इधर, आप इधर एक अंक इधर घसक के आए हैं तो 1 10 इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 था 3.56 कर दिए, तो आप एक अंक घस के तो इसलिए 1 10 बढ़ेगा। 2 अंक घसते तो 2 जीरो बढ़ता, मतलब 100 हो जाता। 3 जीरो बढ़ते तो 1000 हो जाता। तो इसलिए एक अंक बढ़े हैं तो 1 10 बढ़ गया, मतलब जो 5 था वो 5 से क्या हो गया, अब 6 हो गया। तो इसलिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर। अब अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय या व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय या व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। W मतलब कार्य बटा समय, या V/I माने वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, वोल्ट इंटू माने विभवांतर इंटू विद्युत धारा कह सकते हैं। अब वोल्ट का एसआई मात्रा क्या होता है, इसका वाट। एसआई मात्रा क्या होता है, वाट। और वाट को वोल्ट इंटू एम्पियर भी कह सकते हैं। वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का भी परिभाषा हम लोग समझ गए। अब कुछ चैप्टर में कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। चैप्टर का सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक कारण है। कुछ वैज्ञानिक कारण को भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक कारण के अंतर्गत कि श्रेणी क्रम में संयोजन करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। घर में जो वायरिंग होता है वह श्रेणी क्रम में नहीं किया जाता है, ठीक है, पार्श्व क्रम में किया जाता है। तो पार्श्व क्रम में करने से क्या होगा, यदि श्रेणी क्रम में कर दीजिएगा तो जैसे श्रेणी क्रम मतलब एक तार है उसी तार से सगरों कनेक्शन निकाल दीजिए। यदि कहूँ पर जर गया तो उसके आगे जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं उपकरण वो सभी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उधर करेंट का सप्लाई बंद हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि पार्श्व क्रम में क्यों करना चाहिए। तो इसका पहला कारण है कि पार्श्व क्रम में किसी दोष के कारण एक विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देता है और अन्य सभी उपकरण समान रूप से काम करते रहते हैं। दूसरा कहता है कि प्रत्येक विद्युत उपकरण को विद्युत परिपथ में समान वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज भी सबको समान मिलता है, वो कितनों भी वाट का रहे। तीसरा है कि घरेलू परिपथ का कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, घरेलू परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है ऐसा करने से कम हो जाता है। तो यह 3 गो कारण था इसका। अगला क्वेश्चन वैज्ञानिक कारण का है कि ताप दीप्त लैंपों में तंतु के रूप में एकमात्र टंगस्टन का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब भी सबका जितना भी है उस सब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। तो इसका पहला रीजन है कि टंगस्टन का प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों ऊंच होता है। ठीक है, और ऊंच होने के चलते यह तेजी से धारा को रोक करके गर्म होकर के तप्त हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। दूसरा है कि उच्च प्रतिरोध के कारण यह तुरंत विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और तीसरा है कि इसकी प्रतिरोधकता उच्च ताप के साथ बदलती नहीं है। ठीक है, इसका प्रतिरोधकता भी बदलता नहीं है। तो अगला वैज्ञानिक कारण है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर हो, विद्युत इस्त्री के चालक हो, शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका कारण है पहला कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सामान्य उसके घटक धातुओं की तुलना में अधिक होती है। जो मिश्र धातु है उसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। तो उच्च प्रतिरोधकता के चलते ही मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि मिश्र धातु उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, यह इसका दूसरा कारण है।
अगला वैज्ञानिक कारण है कि विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखते हैं कि घर में जो भी वायरिंग होता है या पोल से हम लोग तार लाते हैं या मोटा मोटा तार लगा रहता है, वह बिजली विभाग का भी देखिएगा सब एल्युमिनियम का तार रहता है, और हम लोग घर के जो वायरिंग करते हैं उसमें कॉपर के तार का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है कि कॉपर के तार या एल्युमिनियम के तार का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका पहला रीज़न है कि कॉपर तथा एल्युमिनियम विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और दूसरा कहता है कि कॉपर और एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कम होता है, और तीसरा कहता है कॉपर तथा एल्युमिनियम हवा तथा जल से साधारण ताप पर बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसमें जंग लगता नहीं है और यह जो है अच्छा बना रहता है, सड़ने गलने से बच जाता है। अगला प्रश्न है, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न भी है वैज्ञानिक कारण के रूप में, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों तप्त नहीं होती है जबकि उसका तापन अव्यय उत्तप्त हो जाता है। कह रहा है कि विद्युत हीटर का जो हम लोग तार लगाते हैं वो तार गर्म नहीं रहता, लेकिन उसका कॉइल जो है गर्म होकर के लाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा जो होता है वह I²RT के या R² माने H जो है माने ऊष्मा प्रतिरोध का समानुपाती होता है। तो इसका कारण कहता है कि तापन अव्यय का प्रतिरोध बहुत अधिक है। तापन जो अव्यय है, जो कॉइल लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए अधिक विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है और यह तप्त हो जाता है। परंतु डोरी का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, इसलिए डोरी नहीं तप्त होता है। समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक कारण कि इस जो अव्यय कॉइल है उसका प्रतिरोधकता अधिक होने के चलते वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में तेज़ी से बदलता है और गर्म हो जाता है, जबकि डोरी जो तार लगा रहता है एल्युमिनियम या कॉपर का, उसकी प्रतिरोधकता कम होता है, और कम होने के चलते उसमें करंट तो जाता है, लेकिन कम प्रतिरोधकता के चलते डोरी को करंट को रोक नहीं पाता है, इसलिए डोरी गर्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो ऐसी हम कामना करते हैं, और यह चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको समझने में या और भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। और इस चैप्टर का जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैथ टाइप का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आप उसमें से इस चैप्टर का हर प्रश्न का उत्तर जो है किताब के अंदर का हो या किताब के एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चन का सॉल्व करके A to Z क्वेश्चन इसी चैनल पर दे दिया गया है। आप उससे भी दे करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।